Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET GRF with 99.29 percentile in Commerce. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एज यूजुअल आपकी टॉप 200 MCQs की मैराथन जो है वो चल रही है, जिनको मैं पार्ट वाइज लेकर आ रही हूँ, यानी पर यूनिट 20 क्वेश्चंस करके, जिस हिसाब से आपके 200 MCQs हो जाएंगे. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की यहाँ पर जो है वो आपकी आज की क्लास रहने वाली है, जहाँ पे आपको 20 MCQs बिजनेस इकोनॉमिक्स के देखने को मिलेंगे. चलिए, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर इज डिफाइंड एज. आपको बताना है कि लर्नर इंडेक्स का जो मोनोपोली पावर है उसको किस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम डिफाइंड करते हैं, उसका क्या मतलब है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. सो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है. द लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर इज डिफाइंड एज. तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं आपको बता देती हूँ. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा. पी माइनस एम सी डिवाइड बाई पी, यानी प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाई प्राइस. अब लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर होती क्या है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं. देखिए, ठीक है, फॉर्मूला ये रहा ना आपका, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी. ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही बेटा इसका आंसर जो है वो इस फॉर्मूले का आता है. मैम 0 और 1 क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर जीरो आया आपका, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया और आपका इंडेक्स जो है वो 0 आता है, तो इसका मतलब मोनोपोली बिल्कुल भी नहीं है. क्या है? मोनोपोली बिल्कुल भी नहीं है, यानी परफेक्ट कंपटीशन है. कोई भी मार्केट में इजिली आ सकता है, कोई भी मार्केट में जा सकता है. कंपटीशन जो रहेगा लेवल में रहेगा. सिंपल सी बात है, जो मार्केट में जो है वो जो फर्म होगी वो प्राइस टेकर होगी, यानी उनको जो प्राइस बताया जाएगा सभी लोग क्या करेंगे, सेम प्राइस चार्ज करेंगे कस्टमर से. तो वैल्यू ऑफ जीरो इंडिकेट क्या करता है आपका, कि प्राइस जो रहेगा वो इक्वल रहेगा मार्जिनल कॉस्ट के. वही अगर जैसे जैसे 1 की क्लोज आता जाएगा आपका, जैसे अगर जीरो से अगर आप बढ़ाते जाएं, 0.1, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, जैसे जैसे क्लोजर होते जाओगे आप 1 के, इसका मतलब ग्रेटर द मोनोपोली पावर, यानी यहाँ पर आपके पास पावर ज्यादा आ चुकी है. यानी आप अपने हिसाब से जो है वो आप कस्टमर्स को यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज करेंगे प्राइस, अपने मर्जी से लूटेंगे आप कस्टमर को. सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है, यानी यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हायर हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट से. इसलिए जरूर याद रखिएगा, मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, मैंने आपको इसका रेंज भी समझा दिया है. अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 0 to 1 रेंज होता है. ठीक है, जीरो का मतलब कोई भी मोनोपोली यहाँ नहीं रहेगी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन रहेगा. जैसे जैसे क्लोजर वैल्यू 1 के आती जाएगी, वैसे वैसे मोनोपोली पावर यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कैन नॉट बी यू शेप. देखिए, शेप से एक क्वेश्चन जरूर 110% हर पीवाईक्यू चेक कर लीजिए, हर एग्जाम में हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन शेप से जरूर आया हुआ है. ठीक है, तो शेप जरूर याद करके जाइएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कैन नॉट बी यू शेप. कौन सा ऐसा कर्व है बेटा जो यू शेप्ड नहीं है? एवीसी कर्व, एएफसी कर्व, एसी कर्व और एमसी कर्व. तो मैं यहाँ पर आपको सारे चार्ट्स बता देती हूँ, आप लोग याद कर लीजिए. सबसे पहले मैं बात करती हूँ एसी कर्व का. तो एसी कर्व यू शेप्ड ही बनता है मैम. तो एसी कर्व कुछ इस टाइप का बनता है, तो ये तो फिर हमारा यू शेप है. ठीक है, ये क्या है, हमारा यू शेप है. फिर अगर मैं एबीसी की बात करूं बेटा, तो एबीसी कर्व भी इसी तरीके से ही बनता है. तो मैम ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यू शेप्ड है. फिर बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट की, तो मैम मार्जिनल कॉस्ट भी हमारा इस तरीके से ही जाता है, इन दोनों को कट करके एमसी होता है. तो ये भी कहीं ना कहीं यू शेप्ड में ही बनकर आता है. बचा क्या, एएफसी. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एएफसी, क्योंकि एएफसी कर्व किस तरीके का होता है बेटा, एएफसी कर्व जो आपका बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा. कैसा बनेगा, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ. वैसे मैंने आपको तीनों ग्राफ समझा दिए हैं. पहले एवरेज कॉस्ट बनता है, उसके नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनता है, फिर जो मार्जिनल कॉस्ट होता है बेटा वो दोनों को कट करके जाता है. ठीक है, ये आप ग्राफ याद रखिएगा. अगर इनके बीच का रिलेशनशिप पूछ लिया गया तो आप इजीली ग्राफ से बता सकते हो. अब मैंने बोला मैम एएफसी कर्व क्यों नहीं होता यू शेप, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है मैम, क्योंकि इसके अगर आप यहाँ से कोई भी ट्रायंगल्स बनाते हो बेटा यहाँ से, तो इसका एरिया जो रहेगा वो सेम रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, तो ये यू शेप नहीं होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में होता है एएफसी कर्व. याद रखिएगा. देखिए, मैंने आपको सारे कर्व्स यहाँ पे समझा दिए. चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Cost plus pricing is considered appropriate for which of the following combination? Product tailoring,
पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, रिफ्यूजल प्राइसिंग और मोनोपोली प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग किस कॉम्बिनेशन में ज्यादा अच्छे से जो है वो अप्रोप्रिएट बैठेगा या काम करेगा? सबसे पहले कॉस्ट प्लस प्राइसिंग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब होता है, पहले आपको अपनी कॉस्ट पता लगानी होती है, फिर आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो। कैसे मैम? जैसे अगर मैंने कोई टेडी बेयर बनाया, एक टेडी बेयर, तो मैंने बोला कि मुझे टेडी बेयर बनाने में जो है वो 100 रुपए का खर्चा लग गया है। अब मैं इसके ऊपर डिसाइड करूंगी प्रॉफिट मार्जिन। अगर मैं कहूंगी यहाँ पे मुझे जो है वो 10% प्रॉफिट में रखने वाली हूँ, तो यानी अगर अब मैं सेल करूंगी बेटा मार्केट में, तो ये 110 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी 110 रुपए में मार्केट में ये बिकेगा। यानी पहले कॉस्ट निकालिए बेटा, कितनी कॉस्ट आई है, उसके बाद प्रॉफिट ऐड करिए कि आपको कितना कमाना है। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अभी कौन से कंडीशंस में जो है वो फिट बैठती है अगर बात करें, तो सबसे पहला कंडीशन आता है प्रोडक्ट टेलरिंग। तो बिल्कुल टेलरिंग का मतलब ही यही है, ऑल्टरेशन करना, यानी उसमें छेड़खानी करना, प्रोडक्ट के अंदर कस्टमाइजेशन करना अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। जैसे आप लोग अपना लैपटॉप बनवाते थे पहले टाइम में कस्टमाइज लैपटॉप बहुत बना करते थे, वो ये बोलते थे, कंप्यूटर्स बहुत बना करते थे कि सीपीयू आप इस कंपनी का लगाइएगा, मदरबोर्ड आप इस कंपनी का लगाइएगा, यानी कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। तो उसमें पहले आपको कॉस्ट ही पता लग पाएगी ना, तभी आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकते हो। ठीक है ना? दूसरा है प्रोडक्ट यूटिलिटी प्राइसिंग, यानी जो प्रोडक्ट जो पब्लिक की यूटिलिटी के लिए जो चीजें होती हैं बेटा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ठीक है ना, तो इनके प्राइसेस को आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है ना? आप एकदम से नहीं, वाटर का एक्सपेंसेस इतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते कि पानी इतना महंगा कर दिया कि कोई पी नहीं सकता। यानी बेसिक फैसिलिटीज जो मिल रही हैं उनको आपको रीजनेबल रेट पे रखना पड़ेगा, उसमें भी आपको अपना प्रॉफिट वहां पे देखना पड़ेगा कि आप वो जो प्रॉफिट है वो भी आप कवर कर सको, और ज्यादा जो है वो लोगों से आप लेना पैसे। ठीक है, बेसिक चीजों के। तो ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर है रेफ्यूजल प्राइसिंग। देखिए ये 50-50 है, वैसे ये ऑप्शंस के अंदर आया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी ऐसा आपको मौका मिलता है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात करती हूँ तो प्रोडक्ट टेलरिंग और पब्लिक यूटिलिटी है। बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसीलिए हम रेफ्यूजल प्राइसिंग भी यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि देखिए रेफ्यूजल प्राइसिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो डोमिनेंट फर्म बेटा होती है ना, जो जो मोनोपोली कंडीशंस में होती है, वो क्या करती है कि वो प्राइसेस इतने हाई कर देती है, जिससे क्या होता है कस्टमर्स जो है वो लेने के लिए मना कर देते हैं। इसे बोलते हैं रेफ्यूजल प्राइसिंग। कोई भी चीज अगर आप ज्यादा हाई रेट पे बेचोगे तो वो रेफ्यूजल प्राइसिंग में ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। मोनोपोली नहीं आएगा, क्योंकि मोनोपोली में तो बेटा आप जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हो, आपको कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। मोनोपोली में तो आप जैसा जितना चाहे उतना कस्टमर से आप ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द कॉलम, जिसमें आपको क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बताना है। सबसे पहले से पूछा हुआ है इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो और इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं बेटा। अगर यहाँ पे बोला हुआ है कि आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी है लेस देन यूनिटी है, यानी इसका मतलब ये बोला गया है इनकम का प्रोडक्ट से रिलेशन ढूंढा गया है। क्या ढूंढा गया है? इनकम का समान से रिलेशन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं लेस देन यूनिटी है, तो ये सुपीरियर गुड्स के लिए बेटा अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए सुपीरियर गुड्स। कैसे मैम? अच्छा एक बात बताइए, सुपीरियर गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो समझिए कि जो आपकी ब्राउन ब्रेड है, ठीक है, और आपकी इनकम है, अगर आपकी इनकम बेटा बढ़ जाती है तो आप मुझे ये बताइए पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा? अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप ब्राउन ब्रेड ज्यादा खरीदोगे ना, यानी आपकी जो सुपीरियर गुड्स है उनकी क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। आपकी इनकम बढ़ने से ब्राउन ब्रेड यानी सुपीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ने लग जाएगी, यानी दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों ही साथ में बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो। बेटा लेस देन जीरो का सिंपल सा मतलब है इंफीरियर गुड्स के लिए। मैम लेस देन जीरो का सिंपल सा ये मतलब है, अगर मैं व्हाइट ब्रेड की बेटा यहाँ पे बात करती हूँ, तो ये इंफीरियर गुड्स के अंदर आते हैं आज के टाइम पे। ऐसा तो नॉर्मली सब व्हाइट ब्रेड ही खाते हैं, बट थोड़ा सा मैंने एग्जांपल ले लिया कि ब्राउन ब्रेड जो है वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स में माना जाता है और व्हाइट ब्रेड नहीं माना जाता। ठीक है, तो व्हाइट ब्रेड है। अगर मैं बात करूँ इनकम की, तो अगर मेरी बेटा इनकम बढ़ गई तो क्या मैं व्हाइट ब्रेड खरीदूंगी? नहीं मैम, आप व्हाइट ब्रेड क्यों खरीदेंगी, आप तो ब्राउन ब्रेड खरीदेंगी। इससे क्या होगा, व्हाइट ब्रेड की डिमांड बेटा कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप यानी नेगेटिव हो गया, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो व्हाइट ब्रेड की डिमांड कम हो रही है, इसीलिए यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, मैराथॉन्स में जो मैंने ली हुई है। फिर है यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है, आपके कॉम्पिटेटिव गुड्स के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, यानी सब्स्टिट्यूशन गुड्स के बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए का मैंने क्या लगाया है यहाँ पे थर्ड। तो ए का थर्ड है बेटा, बी का आपका
बी का सॉरी बी का फर्स्ट नहीं था, ए का आपका थर्ड लगेगा। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन सुपीरियर गुड्स के लिए होती है, और डी का आपका सेकंड लगेगा। तो ऐसा कहीं है क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी देखिए दो में ही सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी यूज ही इसलिए करी जाती है दो गुड्स के बीच में, जैसे टी और कॉफी, कार और पेट्रोल। ठीक है, अगर एक के प्राइस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में क्या चेंज आ रहा है उसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी जो होती है वो आपकी कॉम्पिटेटिव गुड्स में यूज होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अच्छा एक बात बताइए, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, चाय का प्राइस अगर बेटा बढ़ गए, तो क्या कॉफी की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी? दोनों चीजें साथ में बढ़ रही हैं। देखो, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, यानी दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब बोलते हैं बेटा? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। उल्टा उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव है, इसीलिए कॉम्पिटेटिव गुड्स में लग जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो किसके लिए होगा? आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर कार और पेट्रोल की मैं बात करती हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, अगर पेट्रोल के बेटा प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या कार की डिमांड क्या होगी मैम? कम हो जाएगी, नेगेटिव हो गया ना। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो हो जाएगी। एक ऊपर जाएगा एक नीचे, यानी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसीलिए यहाँ पर आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये मैं ऑलरेडी सब कुछ समझा चुकी हूँ, फिर भी मैंने आप लोगों को एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसमें फॉर्मूले बताने हैं आपको और कुछ भी नहीं है इसमें। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा एक बात बताइए, टोटल यूटिलिटी किस तरीके से ऐड करते हैं? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 U5 U6, जितने जितने ऐड करते जाएंगे उतना उतना टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा, इसलिए ए का यहाँ पे वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे होती है? जब बेटा हम उसमें वन माइनस करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट जब माइनस किया जाता है, यानी टोटल यूनिट माइनस वन जब यहाँ पे किया जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी, यानी बी का सेकंड हो जाएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट किस तरीके से निकलती है आपकी? ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से अगर हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी को, टोटल फिक्स कॉस्ट में से अगर हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, तो वो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल आता है। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है मैम? टोटल कॉस्ट में से क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए तो मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा, यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ और डी का थर्ड हो जाएगा। ये फॉर्मूला था पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले बोला गया है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कौन सी चीजें यहाँ पर फॉल्स हैं, यानी रॉन्ग है। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ट्रू फॉल्स करेक्ट और रॉन्ग में कंफ्यूजन नहीं होना है, गलत बताना है हमें। ठीक है, चलिए वन बाय वन पढ़ लेते हैं। फर्म क्या प्राइस टेकर है? बिल्कुल मैम, परफेक्ट कंपटीशन में तो फर्म प्राइस टेकर ही होती है। वो अपनी मर्जी से सेट नहीं करती। जो प्राइस दिया जाएगा मार्केट में, अगर 20 रुपए की डेयरी मिल्क मिल रही है तो सब 20 रुपए में ही बेचेंगी, अपने आप से 20 का 30 नहीं कर सकते। In the long run, firm is an equilibrium where its AR is equal to MR and LAC is equal to LMC। बिल्कुल करेक्ट है। जब लॉन्ग रन में होता है ना बेटा, तो AR is equal to MR यहाँ पर क्यों बोला गया है, और LAC इक्वल टू LMC क्यों बोला गया है? क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म जो होती है वो क्या करती है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाती है। इसीलिए ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है। थर्ड पूछा गया है, अ फर्म इज एन इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन ओनली व्हेन इट्स AC इज इक्वल टू AR एंड MC इज इक्वल टू MR। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये वाला सिचुएशन गलत हो गया मैम, क्यों गलत हो गया? देखो, AC इक्वल टू AR क्यों होता है? जब जो फर्म है वो सिर्फ खाली क्या करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। क्या करेगी? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन ये तो सिर्फ लॉन्ग रन में होता है ना। शॉर्ट रन में तो एक कोई भी फर्म बेटा, शॉर्ट रन के अंदर कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है, और लॉस भी होता है उनको। कैस किस तरीके से मैम? अगर आपका एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा एवरेज कॉस्ट से तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, अगर उनका एवरेज रेवेन्यू कम हो गया एवरेज कॉस्ट से तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सिर्फ होगा MR इक्वल टू MC, और MC क्या करेगा? राइज करेगा। याद लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसकी शॉर्ट रन में दो कंडीशन होती है। MR इक्वल टू MC लिख लीजिए प्लीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, और एमसी क्या करता है दूसरे कंडीशन में बेटा? राइज करता है। एमसी क्या करता है? राइज करता है। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं शॉर्ट रन में, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, फिर बोला गया है, अ फर्म रीचेस इट्स शॉर्ट पॉइंट वेयर प्राइस गोज बिलो
एवरेज कॉस्ट, यानी एक फर्म है वो शट डाउन करने को आ जाती है अपना फर्म जब उसका प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट से एकदम नीचे चला जाता है। वेरी रॉन्ग। कैसे? एवरेज कॉस्ट से नहीं मैम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। अगर वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पाती है तो उसको अपनी फर्म बंद कर देनी चाहिए। एवरेज कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से लेना देना होता है। फिर बोला गया है अ फर्म फिक्सेस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट व्हेन एआर इज इक्वल टू एमआर। मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पर फर्म जो है वो खुद से प्राइस फिक्स नहीं करती, तो यहाँ पे क्या बोला है कि फर्म जो है वो फिक्स करती है प्राइस, तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया ना परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से फर्म प्राइस नहीं फिक्स करती, उनको तो जो दिया जाता है वो बेचते हैं। तो यहाँ पर फॉल्स बोला गया था, तो सी डी ई जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए कॉब डुगलस का क्वेश्चन है, इफ द स्केल पैरामीटर is greater than 1, C's production function exhibits decreasing return, constant return, negative और increasing। बताइए, अगर आपका 1 से ज्यादा है यानी आपका जो आउटपुट है वो इनपुट से डबल है, आपका जो आउटपुट है वो आपके इनपुट से डबल है। अगर मैंने 4 लेबर लगाए थे तो 4 की जगह मुझे आउटपुट में क्या मिला, 8 मिले। ठीक है, तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैंने डबल इनपुट लगाया है तो मुझे डबल से भी ज्यादा आउटपुट मिलेगा, उसे बोलते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। एक बार ये फॉर्मूला देख लीजिए, समझ आ जाएगा। अगर आपका कांस्टेंट होता है तो यानी अगर मैंने जो इनपुट लगाया है उतना ही बराबर मुझे आउटपुट मिला है, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न है, यानी मेरे को आउटपुट डबल रेट पे मिला है। अगर डिक्रीजिंग है तो समझिए अगर मैंने 4 लगाया है बेटा इनपुट तो मुझे आउटपुट सिर्फ 2 मिला है डिक्रीजिंग रिटर्न पे, ठीक है, कम पे। ये भी मैं ये पूरा टॉपिक समझा चुकी हूँ मैराथन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। जो ये आपकी पहली बात तो इन प्रॉफिट की जो थ्योरीज है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है आपको यहाँ पर कौन सी पहले आई थी कौन सी लास्ट में आई थी। रिस्क थ्योरी है, इनोवेशन है और रेंट थ्योरी है और डायनेमिक थ्योरी है। इनोवेशन का तो सबको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपकी क्या है, स्कम्प्टर वाली है। बी का फर्स्ट है यानी 2 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं। और रेंट की थ्योरी क्या है हमारी, वॉकर है, तो सी का सेकंड ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। क्योंकि ए और बी तो कट गया बेटा यहाँ पे, क्योंकि हमने बोला ना अभी कि इनोवेशन थ्योरी तो मुझे याद है जिससे स्कम्पीटर की दी हुई है, ठीक है। तो ए और सी और डी में डाउट है तो, और सी का सेकंड दोनों सेम है तो यानी आप लगा सकते हो रेंट थ्योरी जो है वॉकर की दी हुई है। अब आपको देखना है रिस्क थ्योरी जो है वो और डायनेमिक थ्योरी किसने दी है, तो बेटा रिस्क थ्योरी हॉले ने दी है, ठीक है। और डायनेमिक थ्योरी आपकी क्लार्क ने दी है। इसे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इन थ्योरीज को क्रोनोलॉजिकली भी याद करिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कौन सी कंडीशंस जो होती हैं वो नेसेसरी होती हैं। देयर शुड बी इम्परफेक्ट कंपटीशन, बिल्कुल। अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन रहेगा तभी तो आप लूट सकते हो लोगों को, कस्टमर्स को। अगर परफेक्ट कंपटीशन रहेगा तो सब एक प्राइस पे बेचेंगे, इम्परफेक्ट रहेगा कोई ज्यादा बेच रहा है कोई कम पे बेच रहा है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। मार्केट सेपरेबल होगा, बिल्कुल होगा मैम, अकॉर्डिंग टू एज जेंडर इनकम के हिसाब से जो दिया जाता है, ठीक है। फिर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट, बिल्कुल इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। कैसे होती है मैम, जो ज्यादा प्राइस सेंसिटिव वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको ज्यादा, आप उनसे ज्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो देंगे ही नहीं। और जो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, अमीर लोग जो होते हैं, उनको कितने में भी दे दो वो पैसे से वो आपको दे देंगे। तो इलास्टिसिटी हायर के लिए हायर चार्ज करिए, जो लोअर है उनके लिए लो चार्ज करिए। फिर है सी आपका थर्ड ऑप्शन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और इंटरडिपेंडेंस। बेटा ये तो आपका मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली का कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंडीशन नहीं है, ये आपका मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली का फीचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसो पॉइंट का आपका। In the case of two production inputs, which of the one of the following is a not a property of ISO points, यानी आपका इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा है। देखिए एक क्वेश्चन एजम्पशन से जरूर आएगा, प्रॉपर्टी से जरूर आएगा, चाहे डिमांड है चाहे आइसो पॉइंट्स है, इंडिफरेंस कर्व है, पीपीएफ है, ठीक है, याद करके जाइएगा। कार्डिनल यूटिलिटी है।
नेगेटिव स्लोप बिल्कुल होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को काटते नहीं है और टेंजिबल भी नहीं होते, एक्सेस एक्सेस वाई एक्सेस को टच भी नहीं करते। अपर आइसोकोन्स रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल जितना ज्यादा हाई बनेगा उतना सेटिस्फेक्शन होता है। तो यहाँ पर बोला है कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कॉनकेव नहीं होता मैम, कॉन्वेक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बनता है मैम, ये होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, और कॉनकेव कैसा होता है? इस तरीके का, उल्टा। तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है बेटा वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, इसीलिए ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करे यहाँ पे आपका फॉल्स बताना था। ये इसके फीचर्स है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स शेप है, डू नॉट टच एक्सेस है, हायर आइसोकॉन्स रिप्रेजेंट हायर लेवल आउटपुट, एंड इंटरसेक्टिंग भी नहीं करते ये लोग, एक दूसरे को काटते नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडेक्स है, हर्फिंडल इंडेक्स वैल्यू, ये आपको बताना है यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है ये। 0 है, 0 से 1000 है, 1000 से 1800 है, 1800 से 1000 है। देखिए ये आपके मार्केट के बारे में बोला गया है, किस बारे में बोला गया है? मैं मार्केट के बारे में बोला गया है। 0 का मतलब यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोला गया है? परफेक्ट कंपटीशन, यानी यहाँ पर एक्सट्रीमली कंपटीशन होता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मोनोपोली नहीं होता। यानी ए का फोर्थ, बी ऑप्शन ऑलरेडी देखो, एक एक क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर 0 से 1000 थोड़ा सा बढ़ जाइए, थोड़ा सा बढ़ने से क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक आता है। 0 से 1000 मोनोपोलिस्टिक, इसमें थोड़ा मोनोपोली होती है ना, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट बना के चार्ज करते हैं अलग अलग। फिर इसके बाद आता है 1000 से 1800, उसमें क्या होता है आपका? सबसे ज्यादा ओलिगोपोली में, जहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? डी का फर्स्ट, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ओलिगोपोली विद हाई रिस्क ऑफ कार्टेल्स, जहाँ पे लोग झुंड बना के और एक साथ बेचते हैं, जहाँ पे कार्टेल्स बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है। तो ये मार्केट के हिसाब से बोला गया है, कितना कंपटीशन किसमें। 0 है तो एकदम परफेक्ट पे है, कोई मोनोपोली नहीं है। फिर बढ़ा दो तो मोनोपोलिस्टिक आ जाता है, और बढ़ा दोगे तो ओलिगोपोली आ जाएगा, और बढ़ा दोगे तो ओलिगोपोली विद हाई रिस्क ऑफ कार्टेल्स। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इंडेक्स लर्न कर लीजिए। लर्न क्यों करना है? समझ लीजिए, जितना जितना रेंज बढ़ जाएगा उतना उतना आगे कंपटीशन जो है वो खत्म होता जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन बिलो होता है बिल्कुल 0.2 के, फिर मोनोपोलिस्टिक आता है, फिर ओलिगोपोली आता है, और सबसे खतरनाक क्या होता है बेटा? मोनोपोली। 0.6 से अब वहां पे ऑप्शन नहीं था मोनोपोली का, लेकिन सबसे लास्ट वाली बात करें तो मोनोपोली होता है। ओलिगोपोली से भी खराब सिचुएशन। फिर है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन टुवर्ड्स राइट सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर, रिजल्ट है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम, और एनी ऑफ द अबव। तो ये तो बहुत इजी था, इसका आंसर हो जाएगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कैसे? अगर कोई इंडिफरेंस कर्व है, अगर वो स्लो जा रहा है, अगर आप एक एप्पल ज्यादा खाने के लिए एक बनाना को सेक्रीफाइस करते हो, तो भी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर जगह वही मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज बोली गई है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं, सेम लेवल मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम इसलिए नहीं मिलता, हायर थोड़ी ना जा रहे हैं। वो तो अगर आप कितना भी ले लो, 4 एप्पल ज्यादा ले लो, दो उसके बदले में 2 बनाना सेक्रीफाइस कर दो, 6 एप्पल ज्यादा ले लो उसके बदले में 3 सेक्रीफाइस कर दो, तो वो आप सेम पॉइंट पे ही रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी, दैट्स ओलिगोपोली। न्यू क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि जब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी के थ्रू सेल किया जाता है ओलिगोपोली में, तो उसे बोलते हैं सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। ठीक है, याद रखिए, इसको बोलते हैं सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट हायर प्राइसेस पीपल डिमांड मोर ऑफ सर्टेन गुड्स नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू। यानी अगर ज्यादा प्राइसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो प्राइस सेट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, ये उसकी वैल्यू देख के नहीं किया जाता, बल्कि शो ऑफ के चक्कर में या ज्यादा अमीरी गिरी दिखाने के चक्कर में किया जाता है। उन गुड्स को क्या बोलते हैं? वेबलिन गुड्स। क्या बोला जाता है? वेबलिन गुड्स जो होते हैं वो हमेशा लग्जीरियस गुड्स होते हैं, जैसे गुच्ची के ब्रांड्स वगैरह, जो शो ऑफ के लिए उनका प्राइस महंगा किया जाता है, बाकी उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं होता। ठीक है, आप बैग खरीद के देखो, गुच्ची का हम नॉर्मल खरीद लेते हैं 500 रुपए में, कोई ज्यादा कुछ उसमें क्वालिटी का फर्क नहीं होता, वो इतनी वैल्यू नहीं होती। अभी आपने देखा होगा ना कि वो जो झोले के वो जो क्या होते हैं, सैक्स जो होते हैं आपके, बोरियां, उनके प्लाजो पैंट्स आ रहे हैं फटे फटे, तो उसकी क्या वर्थ है? बट वो शो ऑफ प्रेस्टीज के चक्कर में ऐसे ड्रेसेस जो है वो बनाई जाती हैं, उसे बोलते हैं वेबलिन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पेरिकल स्टडी शोज दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज, इसका शेप किस तरीके का होता है? एल, यू, एस या वी? देखिए यू मत लगा दीजिएगा, यू जो होता है वो ट्रेडिशनल होता है, लेकिन जो नया आया है वो एल शेप्ड ही होता है।
जिसमें बात करते हैं लार्ज मास प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यू मत लगा दीजिएगा, यू जो होता है वो ट्रेडिशनल वाला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, production function based on which of the following main characteristics of inputs from the following: substitutability, complementarily, flexibility, specificity। बताइए। अच्छा एक बात बताइए, सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा ना। आप चाहें तो लेबर की जगह मशीन को यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप बताइए, हटा दीजिए लेबर को। जैसे अभी जो बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया है क्योंकि उनकी जगह एआई ने ले लिया है, ठीक है ना, वो आपने सुना होगा। तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हाँ, एक हद तक जो है वो हम लोग लेबर को मशीन से रिप्लेस कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, अब कॉम्प्लीमेंट्री तो है, अब मशीन से कर तो सकते हैं बट बिना लेबर के मशीन चलाएगा कौन? तो ये दोनों चीजें साथ में भी यूज होती हैं। स्पेसिफिसिटी, देखिए स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है, अगर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए लाया गया है, सिलाई मशीन समझिए, तो अगर मैं ब्रेड बनाऊंगी तो उसमें क्या वो सिलाई मशीन यूज होगी? यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक इनपुट ही लाया जाता है। अगर कोई कपड़े का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग आप लोग कर रहे हो, कपड़े का अगर आपका कुछ काम है तो आप मशीन लाओगे वहां कपड़े वाली। अगर आप ब्रेड बनाने लग जाओगे तो उसकी कोई मशीन यहाँ पर यूज नहीं होगी, इसलिए बोला गया है स्पेसिफिक इनपुट लाया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कट हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब तो हर जगह एडजस्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बोला हर जगह एडजस्ट कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। कपड़े वाली मशीन ब्रेड थोड़ी ना बना देगी। तो यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक इनपुट लाना पड़ेगा, इसलिए फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल नहीं है ये। इसीलिए आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो फिर कपड़े सिलने वाली से आप ब्रेड भी बना सकते हो। फिर अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हर जगह एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मशीन्स की जरूरत होती है ना, आप एक मशीन से सब कुछ नहीं बना सकते। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसके फीचर्स थे। ये भी थोड़ा नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द assumption ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब सीधे से डिमांड के बारे में पूछा गया आपसे, लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड का कौन सा assumptions नहीं है, ठीक है ना, घुमा के दे दिया क्वेश्चन। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये किसके अंदर होता है? लॉ ऑफ डिमांड के अंदर होता है। इनकम यहाँ पे सेम रहेगी, कंज्यूमर की बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। कोई प्रेफरेंस में चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट फूड, बिल्कुल भी सही है। इन्फ्लेशन जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं आता असम्पशन में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशन रेट जैसा कुछ नहीं आता, इसके असम्पशंस कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक असम्पशन, इनकम में बेटा कोई चेंज नहीं आता। इनकम में चेंज आ जाएगा तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। कोई पॉपुलेशन में चेंज नहीं आएगा, कोई रिलेटेड गुड्स में चेंज नहीं आएगा, कोई टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज नहीं आएगा। आगे चल के प्राइस वगैरह बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई क्लाइमेट कंडीशन में चेंज नहीं आएगा, किसी भी तरीके का चेंज नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड स्टेट्स कंज्यूमर आर एडुकेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स पुट इन द मार्केट प्लेस। यानी एडुकेटली यानी जितना आपका डिमांड है, ठीक है ना, जितना आपका डिमांड है उतना ही आप लोग प्रोडक्ट ले रहे हो, तो फुल डिमांड का इसका आंसर हो जाएगा। यानी जितने जरूरत है उतना ही लोग खरीद रहे हैं, इनफ है मार्केट के अंदर, ना कोई शॉर्टेज है ना कोई ज्यादा है, यानी एकदम मैच है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, इसे बोलते हैं फुल डिमांड। इरेगुलर डिमांड क्या होती है? जो सीजन वाइज होती है, जैसे एसी है वो गर्मी में ही बिकेगा, ठंड में नहीं बिकने वाला। ओवरफुल कब होता है? जब ज्यादा लोग लेने लग जाए पर आपके पास वो चीज ना हो। जैसे कोरोना का एग्जांपल लीजिए, मास्क हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, बहुत ज्यादा डिमांड होने लग गई थी। लेटेंट डिमांड क्या होता है? जो आप पहले तो खरीदते हो बट उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते। आप कोई भी चीज लेकर आते हो बट उससे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते उस प्रोडक्ट से, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, उसे बोलते हैं लेटेंट डिमांड। तो आंसर होगा फुल डिमांड। अब बोला गया है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग असम्पशन। कार्डिनल यूटिलिटी का असम्पशंस बताना है। यूटिलिटी इज मेजर इन कार्डिनल नंबर्स, बिल्कुल करेक्ट है। कंसिस्टेंसी ऑफ मार्जिन एंड यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही है। यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक गुड्स के खाने से दूसरे गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये गलत है, इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। गॉशन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन से बोला जाता है इसको, बिल्कुल। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक गुड खाने से दूसरे गुड्स पे इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जो चीज खा रहे हो सिर्फ एक सिंगल गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए यही था आपका लास्ट का क्वेश्चन, ठीक है।
और यहाँ पे इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गॉशन गॉशन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी यहाँ पे आपको इसको बोला जाता है। और एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, क्यों रहती है? देखिए, अगर आप फर्स्ट आपको एक पहला 10 रुपए मिलता है, आप उससे जाकर क्या करते हो, चॉकलेट खा लेते हो, सेम सेटिस्फेक्शन। दूसरा 10 रुपए मिलता है, आप आइसक्रीम खा लेते हो, सेम कम्युनिटी नहीं रहती, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपको तीसरा 10 रुपए मिलता है तो आप जाके पानी पूरी खा लेते हो, तो यानी आपको आखिरी जो 10 रुपए मिलेंगे उससे भी आपको उतना ही सेम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, इसीलिए एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट रहता है। कार्डिनल नंबर में ये मेजर होते हैं, ठीक है, नंबर्स में मेजर किया जाता है, और इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं होते एक दूसरे पे ये, और इसको गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही तक था। सेशन अच्छा लगे तो जेन्युइनली आप कमेंट करके मुझे शेयर कर सकते हैं। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टॉप 200 एमसीक्यूज आपके कंटिन्यू आगे चलते रहेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।